हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हाँ जी, हम कल एक प्रॉब्लम कर रहे थे, ये वाला 3/6। ये प्रॉब्लम जो है हाँ जी, हाँ जी। ये प्रॉब्लम हम कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था और ये मैंने सॉल्व किया है, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो कन्फ्यूजन नहीं थी, मैं आपको सारा समझा देता हूँ जैसे मैंने किया है। ये प्रॉब्लम है 3/6। ये देखें जी, यानी क्या सिचुएशन है कि आपने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, आपने उनकी अलग-अलग जो है वो एफबीडी जो है वो आप बना सकते हैं, सही हो गया? ये आपने इधर एलिवेटर की एफबीडी बनाई है, पॉज़िटिव जो है वो अपवर्ड्स है, ठीक है? और इधर जो है वो पैकेज की, ठीक हो गया ना? लिफ्ट ये ऊपर है और अगेन यहाँ पे जो है वो एक चीज़ जो है ना, चूँकि मैंने इसमें चेंज की थी, सही है? ये जो चीज़ है ना, ये यानी आपने जब इंडिविजुअली ले लिया है इसका रिएक्शन, तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ये 60 नीचे जो है ना वो वेट है, तो इस जगह पे मैंने अमेंडमेंट नहीं की। तो क्योंकि जब पार्टिकल जो है वो आप इंडिपेंडेंट कर देते हैं और इसका रिएक्शन आप ले रहे हैं, तो आपने वेट या मास सिर्फ़ इसकी लेनी है, सही है ना? तो यहाँ पे ख़ैर चेंज नहीं की, लेकिन नीचे इक्वेशन में मैंने चेंज कर दी है, सही है? तो ये कितना था, यानी ऊपर जो है वो रिएक्शन आर हमने वाई देखे ना, अप पॉजिटिव लिया हुआ, तो रिएक्शन आर पॉजिटिव और जो है वो लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड्स है, इसके ऊपर रिएक्शन। ये इक्वेशन हमने लिखी है किसके लिए, अपना एलिवेटर के लिए। और जो वेट ऑफ विमन है, यानी वेट ऑफ वुमन है, वो कितना है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू, तो ये कितना है, वो 60 है और ये आपने एक्सेलरेशन कितना g/4 है। तो और ये नीचे वाली जो इक्वेशन ये किसके लिए लिखी है, ये हमने लिख दी है वुमन के लिए, अपना पैकेज के लिए। पैकेज के लिए क्या है कि उसका ये देखें, जो लिफ्ट है वो अप है, ये देखें ना पॉजिटिव आ गई, और जो उसका वेट है वो क्या है, डब्ल्यूपी, वो डाउनवर्ड्स है और वो कितना 9 किलोग्राम वुमन की मैस है और ये g/4। ये दो इक्वेशंस मैंने इंडिपेंडेंट लिखी हैं, ठीक हो गया ना? तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें जी। सर एल और आर की डायरेक्शन समझा दें पहले, फिर इक्वेशन सुने जी। इक्वेशन पहले समझा दूं। ये जो आर और एल की जो डायरेक्शंस हैं, ये हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ से जो है वो आती हैं। आपको न्यूटन थर्ड लॉ का पता है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल विद ईच अदर बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया ना? अब जो ये पैकेज था, ये देखिए ना, जो पैकेज उसने उठाया हुआ है, इस जो वोमन है, जो वोमन है, इसको क्या लिफ्ट कर रही है, तो वो इसको एक्शन कर रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक हो गया ना? तो जो इसका रिएक्शन होगा, यानी पैकेज का इस वोमन पे, वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। यानी जो पैकेज को देखो, आपने फिर आप बॉडीज को सेपरेट करते हैं, मैंने लिखा ना अलग अलग। अब पैकेज को आपने अलग किया और वोमन को अलग कर लिया। आपने देखा कि पैकेज पर आपने वो शो करना है जो इस वोमन के हैंड का रिएक्शन है, सही हो गया ना? और वोमन पर आपने जो है ना, पैकेज पर आपने वो शो करना है जो वोमन का जो हैंड का रिएक्शन है, सही हो गया? एक्शन है, ठीक है? और जो है वो वुमन के हैंड पर आपने वो जो है वो शो करना है जो इस पैकेज का रिएक्शन है, क्योंकि औरत ने पकड़ा हुआ है इस वजह से, तो एक्शन एंड रिएक्शन से ये लगते हैं जी। सर इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम में एक्स से फाइंड किया है ना? नहीं नहीं नहीं, एम में एक्स से फाइंड क्या किया है, से फाइंड किया है ना सर, इक्वेशन एफ एक्स नहीं, ये नहीं, ये तो आपने, ये न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है ना कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आप चाहे ना, देखो ये इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ पैकेज को हमने देखना है ना, अलग अलग पार्टिकल्स को साथ देख लिया है। यानी हमने देखा कि यार इस वुमन ने उठाया हुआ है, तो ये उसको लिफ्ट जो है ना वो एल दे रही है, लेकिन पैकेज का वेट कितना है नीचे, जो वो है डब्ल्यू पैकेज है, ठीक है, 9 किलोग्राम।
सही हो गया। तो ये इसकी अलग एफबीडी बनाई है और इसकी क्या है, अलग बनाई है। अब ये इसका एक्शन जो है ना वो वोमन का था, ये रिएक्शन आ गया है उसका अपोजिट, ठीक है ना। अब नीचे जब इधर किसके जो है ना ये फीट हैं, तो यहाँ पे जो है वो वोमन का रिएक्शन आ गया। असल में एल के अंदर जो है वो सारा इसका वेट का इफेक्ट भी शामिल है ना, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन इस पे आना है वो इसका वेट होगा तो फिर ही ये लिफ्ट का रिएक्शन आएगा ना। ये जो नीचे इस पर लगा हुआ है ये नहीं एलिवेटर पे, अगर इसका वेट शामिल ही ना हो तो ये एल जो है वो फिर कैसे होगा, ठीक हो गया ना। तो इस वजह से बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो सकता है कि सोल्यूशन आप देखें तो वहां पे उसने इकट्ठा भी किया, उस तरह भी हो सकता है, सही है ना। यानी अगर आपने रिएक्शन निकालना हो तो आप एज ए सिंगल यूनिट देख लें तो फिर आपकी टोटल मास जो है वो 69 किलोग्राम बन जाएगी, वेट भी बन जाएगा, सही है। तो फिर उसमें जो है ना वो लिफ्ट नहीं आएगी, फर्स्ट केस में लिफ्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। उसमें भी आपको यही, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है कि आप अलग अलग पार्टिकल्स बना लें और अलग अलग न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, ठीक हो गया। तो ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया R माइनस एल माइनस पी, ये अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है एफबीडी पे। ये आपकी बन गई एलिवेटर के लिए, और उसके वोमन की जो है वो वेट जो है वो कितना 60 है, और ये बन गई पैकेज के लिए L माइनस पी 9 इंटू D/4। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से डायरेक्ट L निकल आया कि WP प्लस 9 G/4, 9 मल्टीप्लाइड बाई 981, ये उसका जो है वो यानी कि वेट आ गया है, और साथ ये कितना आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 9/8/4, ये आ गया है ये वाला कंपोनेंट। यहाँ से हमने 5/4, यहाँ पे ये आ गया जी 110.36, ठीक हो गया। तो ये आंसर जो है वो आ गया, सही हो गया। आगे हमने फिर इक्वेशन नंबर 1 ले ली, यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या काम किया, ये R माइनस जो है वो L की वैल्यू पुट की, फिर आगे हमने पुट कर दिया, यानी ये देख लें सिर्फ वोमन का अपना वेट पुट किया जो उसकी अपनी इक्वेशन है 60 और 90, ये वन, और इधर जो है वो इसमें पुट किया, तो इधर जो है ये 6 लिखा हुआ है, 60 होना था, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, ठीक हो गया ना, और डिवाइडेड बाई 4, सही हो गया ना। ये देखिए ना, ये आना था, ये 60 लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने 6 जो है वो गलती से लिख दिया है सर, लिंक वाला ये लिंक आया है आज के लिए। हाँ जी, सही हो गया। अब आगे आए जी, तो ये क्या 110.36, आप देख लें ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, और ये कितना आ गया 60, ये देखिए ना ये आ गया, ठीक है ना। आर आर के ये दूसरी तरफ चले गए ना, ये देखें ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ऑलरेडी पॉजिटिव था, सही हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया उसी तरीके से 5/4, और ये आ गया 846.11। अब बताएं यार, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट आ गया आंसर जी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो, शाबाश। ठीक है, अब हम आगे आते हैं जी। अगला पोर्शन देखें, उस सोल्यूशन वाले ने भी नहीं किया। अगर आप इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं तो उसमें भी उसने ये वाला पोर्शन नहीं किया। थ्री स्लैश सिक्स का ये देखें, ये R 846 आ गया और 1110 ये आ गया, लेकिन अगला पोर्शन जब केबल फेल हो गई वो उसने नहीं किया, वो मैंने किया, वो मैं बता देता हूँ कैसे किया। ये देखें जी, अगर इफ द सपोर्ट केबल्स फेल इट वुड बी फ्री फॉल। लेकिन क्या है, आप मुझे एक बात बताएं कि जब जैसे ही केबल्स फेल हुई हैं, जब जैसे ही केबल्स फेल हुई हैं, उसने कहा है, ये देखे पढ़ें, इफ द एलिवेटर सपोर्ट केबल सडनली एंड कंप्लीटली फेल व्हाट वैल्यूज वुड R एंड L एक्वायर। वो कहता है कि जैसे ही वो फेल हुई हैं उसी लम्हे क्या होना चाहिए, उसी लम्हे उस इंस्टेंट के ऊपर R और L की वैल्यू, नई वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सही है ना। तो आप मुझे बताएं कि उस टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, यानी वोमन के लिए रिएक्शन उसी तरह उसका R हो जाएगा, यानी जो नीचे पड़ रहा है,
नीचे जो है वो एल उसकी लिफ्ट, ये इसको आप बेशक डिफरेंट कर लें, एल डैश कर लें या आर डैश कर लें, लेकिन मैंने सेम ही जो है ना वो नोटेशन यूज कर ली है, ठीक है। और माइनस जो है वो डब्ल्यू वोमन आ गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, और ये g/4 माइनस जो है वो g किया, क्यों, क्योंकि देखें वो जो g/4 के साथ जो है वो ये जो इनर्शिया था इसके साथ वो ऊपर जा रहा था, लेकिन एट द सेम इंस्टेंट जो mg यानी उसका जो कह लें कि वेट है, सही है ना, उसका ये जो वेट है यानी 60g, ठीक है ना, ये इसके साथ यानी कि यानी g में से आपने माइनस g/4 में से ये इतना एक्सेलेरेशन आपने माइनस जो है वो कर देना है, ठीक है ना, माइनस g, ठीक हो गया। तो अब ये भला कैसे किया, ये देखें यहाँ पे आए और इसी तरह ये उसके लिए कर लिया लिफ्ट पैकेज के लिए L माइनस डब्ल्यू पी और 9 इंटू g/4, मैंने इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिख ली, सही हो गया। फिर हमने पैकेज के लिए जो है वो ये वाला जो है वो काम किया कि ये देखें g माइनस जो है वो ये कितना बन जाएगा, ये 4g और ये 9/4 जो है ना वो ये आ गया, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, यानी ये माइनस जो है वो 3g और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, ये देखे ना, ये इसके साथ तो डब्ल्यू पी माइनस जो है वो 27g/4 आ गया, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू पी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 और आगे कितना आ गया 27 9.81/4, तो यहाँ पे ये आ गया 88 पॉइंट जो है वो आ गया 29 माइनस आ गया 66 पॉइंट ये वाला 2175, यानी 66.2175, तो ये L कितना आ गया 22.72 ये आ गया, ये अब जो है ना वो न्यू वैल्यू आ गई। और फिर इधर जो है वो उस वाली इक्वेशन में पुट करें तो आर एल प्लस डब्ल्यू प्लस जो है वो 60 इंटू 3g, बच्चों के इधर भी वही आ जाना है ना, ये देखें 4g तो डिवाइडेड बाई 4 तो माइनस जो है वो 3g रह जाएगा, माइनस 3g/4 रह जाएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट के 22.7 और प्लस 588.6 माइनस 441.45, तो ये 169 पॉइंट जो है वो 22 आ जाता है। ये मैंने अब खुद किया है, समझ आ रही ना, तो आपने जो है वो इसको देख लेना है, अगर आपके पास कोई वैसे और नेट्स वगैरह से सोल्यूशन मिले तो उससे भी देख लेना। अब आंसर का मुझे जो है वो पता नहीं, मेरी जो है वो परसेप्शन में तो ये जो है ना वो इस तरह ठीक है, ठीक हो गया ना। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, यानी सपोर्ट केबल फेल के केस में ये रिएक्शन लगेगा। अच्छा, इसमें एक बात याद रहे, अब आप फिजिकली भी देख लें कि जब केबल्स फेल हो जाएंगी तो रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा लगेगा, भला कैसे, अब समझें। जब एलिवेटर की जो है वो केबल जो है ना वो वेलोसिटी वो जी एक्सेलेरेशन के साथ जा रही थी, ठीक है ना, जी एक्सेलेरेशन के साथ जो है वो जा रही थी, तो फिर जो है वो उसका यानी कि टोटल एक्सेलेरेशन उस लम्हे यानी कि सारा इसी तरफ था, तो इसका रिएक्शन जो है वो ज्यादा पड़ना है इसको पैकेज को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही जो है वो थोड़ा आप चूंकि इस तरफ मूव कर रहे हैं और आगे क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो केबल्स जो है वो फेल होंगी, तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा कि आपको उसी टाइम जो है वो इसकी अपोजिट जो है वो एक्सेलेरेशन मिलेगा, तो आपको ये थोड़ा सा ना ये लाइट सा फील होगा, यानी आपको इस पैकेज को उठाने के लिए जो है ना वो जो आपको फोर्स लगानी पड़ रही होगी वो बहुत जो है वो थोड़ी हो जाएगी उस टाइम, सही है। और एट द सेम टाइम आपको ऐसे लगेगा कि आपके जो फीट हैं वो इससे जो है वो उठ रहे हैं, ठीक है ना, एलिवेटर से, या बिल्कुल ऐसे ही है, आप समझें कि इसकी जो है ना वो आप एग्जांपल आप प्रैक्टिकल जो है ना वो लाइफ में भी ऐसे ही समझ लें, मेरी बात सुने कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी पर आप जो है वो चल रही है, ठीक है ना, रोड पे, ठीक हो गया ना, आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल खड़े हुए हैं, तो अचानक ही अगर जो है वो ब्रेक लगाता है, अगर वो अचानक ही ब्रेक लगाता है तो इसका मतलब है कि उसका डिसलेशन होता है पीछे की तरफ, तो आप जो है वो क्या होता है, यानी मकसद है आप आगे की तरफ जो है, ठीक है ना, वो हरकत करते हैं, सही है।
तो ये एक्चुअली वही फिनोमेना है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में चूंकि जो है वो जैसे ही डिसलेशन हुआ है यानी उसने रुकने की कोशिश की है तो वो अपोजिट हुआ है, तो ये क्या है यानी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा अपने इनर्शिया की वजह से। जब साफ ज़ाहिर है दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पैकेज है वो अपोजिट यानी जो पैकेज है वो इनर्शिया की वजह से डाउन मूव करेगा, तो ये इनका जो है वो क्या हो जाएगा, इनका जो है वो रिएक्शन की वैल्यूज थोड़ी आ जाएंगी, रिएक्शन की वैल्यूज थोड़ी आ जाएगी। तो ये है कंसेप्ट, ये रिएक्शन की वैल्यूज जो है वो कम आ जानी है। चलें खैर, ये तो प्रॉब्लम जो है वो हो गया। 3/7 आपने खुद करना है और मैंने स्कायर वाला प्रॉब्लम करवा दिया था आपको और 10 भी करवा दिया था, ये समझ आ गए थे। और इस पे ये वाला प्रॉब्लम 11 भी करें। ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल है 12 मैंने करवाया था, हाँ 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 जी, 12 भी मैंने समझा दिया था। ये 13 पे आ जाए, प्रॉब्लम नंबर है इस पे आ जाए 13 पे। प्रॉब्लम नंबर जो है वो 3/13 में ये एडिटिंग में ओए यार ये इस तरह पर चले, आप ये इसको देख लेना, इसको खुद देख लेना, चूंकि वो उधर एडिटिंग में जो है ना वो ऐसे पड़ा हुआ है। आगे कौन सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखें यार, ये प्रॉब्लम उसी तरह का ये सॉल्व किया, 12 और 13 जो है वे दोनों सॉल्व किए हुए, इसको आप खुद देख लेना फिर मेरे से पूछ लेना। 14 पे आ जाए जी। 14 प्रॉब्लम है जी कि 750,000 जेट लाइनर ए, ठीक है ना, वो आप ऊपर डायग्राम बनी हुई है, हैज 4 इंजन्स ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस अ नियरली कांस्टेंट थ्रस्ट of 40,000 pound during the takeoff roll. A small commuter aircraft B taxis toward the end of the runway at a constant speed VB 15 mile per hour. Determine the velocity and acceleration which A appears to have relative to an observer in B 10 seconds after A begins to take off roll. Neglect air resistance and rolling resistance. ये देखें, बात सुने, बात ये है कि वो कह रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो है वो ए एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है और उसने डिस्टेंस एस ए ट्रेवल किया है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो कहता है 10 सेकंड तक, ठीक है ना, यानी 10 सेकंड बाद आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले काम ये करना है कि इसकी देखना कि वेलोसिटी कितनी है। आसान सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रेस्ट, यहाँ पे ए पॉइंट पे चला गया, तो आपने देखना है कि उसकी जो है वो टाइम उसका दिया हुआ है, आपने उस टाइम वेलोसिटी निकाल लेनी है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगल 30 दिया हुआ है, तो आराम से आपने क्या काम करना है, यानी ऑब्जर्वर इनको शो हो रहा है ना, जो जिनको शो हो रहा है, तो आपने ए रिलेटिव बी निकाल लेना है, यानी क्या करना है, ये पढ़ें प्रॉब्लम, बात सुने, ये मैं कह रहा हूं कि आपने क्या करना है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हिच ए अपीयर्स टू हैव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इन बी, जब ऑब्जर्वर बी में मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बी के साथ अटैच है रिलेटिव वाला, तो यानी ए रिलेटिव बी निकालना है। अगर वो जाता कि acceleration and which B appears to have relative to an observer in A 10 seconds after A begins to accelerate, तो फिर होता है B relative A निकालना है। ये बात याद रख लें, ये स्टेटमेंट में जो A appears to have relative to an observer, तो ऑब्जर्वर जिसमें मौजूद होगा उसके लिहाज से जो है वो रिलेटिव वैल्यू फाइंड की जाएगी। बस इतना जो है ना वो आपने स्टेटमेंट से जो है ना वो ख्याल रखना है। तो प्रॉब्लम नंबर जो है वो 14 जो है वो कर लेते हैं जी।
इस पे आए, ये ऐसे थोड़ा डिम सा है, एस ए और ये जो है वो बी आ गया, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन जो है वो आप देखें, मकसद है काइनेटिक्स जो है वो जेट ए पे डायरेक्ट लगाइए। आपने सबसे पहला क्या काम किया कि पढ़ें प्रॉब्लम, वो कहता है कि 750,000 पाउंड जेट आइलैंड हैज 4 इंजन, उसके अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं। ये देखें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में, इसमें 4 इंजन लगे और हर एक की थ्रस्ट दी हुई है, हर एक की थ्रस्ट की वैल्यू उसने दी हुई है कि 40,000 पाउंड है। 4 हैं तो टोटल थ्रस्ट कितनी बन गई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सेलेरेशन आप निकाल लेंगे कि यह 750,000 जो है वो पाउंड है। तो इसको आपने याद रखे, ये वेट है, आपने इसको 32.2 पे डिवाइड करना है तो इसकी मैस बन जाएगी। सही है ना। हमेशा ब्रिटिश सिस्टम में मैस बनाने के लिए आपने 32.2 पे जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, 32.2 पे आपने कर देना है डिवाइड। सही है। ये देखें तो जो है वो क्या काम किया है, ये 4 इंजन है तो 40 जो है वो 1000, ये है 750,000 32.2 पे डिवाइड किया और ये जो है वो ए एक्स आ गया है 6.871। 6.871, ये थोड़ा सा डिम है, आपको शायद नजर आ रहा हो। ये देखें 6.87 फीट जो है वो आ गया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, ले भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, स्क्रीन अब शो हो रही होगी, ठीक है। चले जी, तो जो बात मैं कह रहा था वो दरमियान में सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, बात सुने, मैं ये कह रहा था कि देखें 750,000 पाउंड जेट लाइनर है, इसके कितने हैं इंजन, 4 इंजन है, तो हर एक की थ्रस्ट कितनी है 40,000 पाउंड है। तो इसका मतलब है जो प्रोपेलिंग फोर्स लग रही है जेट पे वो हमें डायरेक्ट कितनी है, वो हमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 40,000 पाउंड हो जाएगा। और याद रखें कि इसकी मैस निकालने के लिए कितना इसको डिवाइड करेंगे, 32.2 पे डिवाइड कर देंगे। हमेशा ब्रिटिश सिस्टम में जब आप काम करोगे तो आपने एम निकालने के लिए उसको 32.2 पे डिवाइड कर देना है, बस ये याद रखना है। सही है, आपने उसको 32.2 पे डिवाइड कर देना है। तो वही काम किया, ये देख लें 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 750 को 32.2 एक्स आ गया। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया कि जेट एयरलाइनर ए का एक्सेलेरेशन कितना 6.87 है। अब काइनेमेटिक्स जो है वो आ गई। देखें आपने ये जो है वो सिर्फ एक्सेलेरेशन निकाला है किनेटिक्स से, काइनेमेटिक्स के जो है वो क्या है, जेट ए की आ गई कि आपने डिस्टेंस निकाल लिया कि वो कितना आ गया एस ए वी नॉट। हालांकि हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है लेकिन ये वैसे निकाल लिया। अब हमने वेलोसिटी निकालने, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, हाँ डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। या आप इस तरह ना निकाल ले तो आप वो इक्वेशन लगा लें यार, कौन सी है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी वाली लगा लें तो वो कितना हो जाएगा। हमें वी नॉट का भी पता है, ए का पता है और यहाँ से टाइम 10 सेकंड दिया, आप डायरेक्ट वो लगा लें फिर भी सेम आएगा। यानी आप ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकाल के आप ये इक्वेशन लगा दे तो v आ जाता है। आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा लें v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो मैंने ये लगा दी है, आप वो लगा लें। सही है। अब हमने इसकी जो है वो वैल्यूज देखी तो ये आ गई v 68.7 फीट पर सेकंड। अब ये जो है वो दो वेलोसिटीज आ गई, यानी वी ए कितने आ गए 68.7 फीट पर सेकंड और वी बी कितनी आ गई 15 पर सेकंड मीटर पर सेकंड। और हाँ 15 माइल, वी बी 15 माइल पर आर है, लेकिन जो वी बी की फीट पर सेकंड कितनी बन गई 22 पॉइंट। अब मैंने ये डायरेक्ट डायग्राम बनाई है। अब आप ए और बी देख लें कि यहाँ पे बी कितना है वो 30 इस तरफ जा रहा है और एब्सोल्यूट ए क्या इस तरफ जा रहा है। तो आप देखें कि ये ट्राइंगल बनाई है, पहले लाफ जो है वो कोसाइन जो है वो डायरेक्ट लगाएंगे, या आप डायरेक्ट इस ट्राइंगल को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बड़ा आसान है, आगे देख लीजिएगा। आगे आ जाए यार, इतना टाइम नहीं है। प्रॉब्लम नंबर आप पे आ जाए 3/15 पे। ये हमसे रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रहे हैं, देखते जाना। प्रॉब्लम आप जितने भी समझेंगे उतने जो है वो आपको जो है वो आसानी होगी। तवज्जो,
अब ये प्रॉब्लम एग्जाम लेवल का है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो जाते हैं और ये समझ नहीं आते। प्रॉब्लम ये लिखा हुआ कि द ड्राइव सिस्टम ऑफ द 350 टन टग बोट, ये टग बोट है, ये जो पीछे बनी हुई है ना ये वाली, द ड्राइव सिस्टम ऑफ द 350 टन टग बोट causes an external thrust कितनी है कि वो P7000 पाउंड का वो इसको थ्रस्ट देता है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? धकेलना। to be applied as indicated in the figure. If the tugboat pushes a 200 यानी an 800 यानी a tugboat pushes an 800 ton coal barge, ये आगे ना कोई कोल की जो है ना वो कश्ती है जिसके अंदर कोयला लदा हुआ है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि इसको वो धकेल रही है, ठीक है ना, वो एक टग बोट के, और उसका वजन कितना है कोयले का? 800 टन है। कोल बैर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से, वो रेस्ट से जो है ना वो इसको ये फोर्स लगाती है और उसको हरकत में देती है। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द कंबाइंड यूनिट? तो वो कहता है कि टोटल यूनिट यानी टग बोट और ये जो है वो कोल बाज का एक्सेलेरेशन टोटल जो है वो कितना है? टोटल यूनिट का, यूनिट का मतलब है कि दोनों चीजों का इकट्ठा एक्सेलेरेशन कितना है, क्योंकि पार्टिकल है ना। Also determine the force R of interaction between tugboat and barge। तो हमने R बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कंफ्यूज नहीं होना। दो पार्टिकल्स हैं लेकिन हमने सबसे पहले यूनिट कंसीडर करके हमने पहले उसका निकाल लेना है एक्सेलेरेशन। अगर आप वो ना भी उस तरह काम करें तो फिर वही आ जाता है जैसे हमने एलिवेटर वाला प्रॉब्लम नहीं किया, आपको याद होगा एलिवेटर वाला प्रॉब्लम कि उसके अंदर हमने अलग अलग निकाल लिया, तो फिर भी साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये है कि आप एज ए यूनिट करके पहले इसका टोटल का एक्सेलेरेशन निकाल लें, फिर आप जो है वो रिएक्शन एक्शन शो करके जो है वो निकाल लें। भला कैसे? प्रॉब्लम नंबर है कौन सा? 3 स्लैश जो है वो 15 है। तो आए ये देखें कैसे किया है। ये देखें जो टोटल जो है वो फोर्स कितनी लग रही है? 7000 पाउंड जो है वो लगा रहा है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। अब आपने ऊपर लिख लेना समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma(x), क्योंकि हमें पता है वो इस तरफ जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। वो कितना होगा? 350 प्लस 800 जो है वो टन, और 1 टन कितने जो है वो पाउंड के बराबर होता है? 2000 पाउंड के बराबर होता है। 1 टन कितने पाउंड के बराबर होता है? 2000 पाउंड के बराबर है। और 32.2 पे क्यों डिवाइड किया? मैस में कन्वर्ट करने के लिए, और एक्सेलरेशन a आ गया। तो यहाँ से a कितना आ गया? a की वैल्यू जो है वो आपने जो है वो देखी कि a की वैल्यू आ जाएगी 7000 मल्टीप्लाइड बाई 32.2 डिवाइडेड बाई जो है वो 800 प्लस जो है वो 350, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.098 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सादा सा प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये कितना आ गया? यानी 0.098 एक्सेलेरेशन आ गया। अब आपने करना है रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर। हमने अगर कंसीडरिंग द टग बोट किया है तो टग बोट, हमने पहले टग बोट को देखा, टग बोट पे फोर्स इस तरफ लग रही होगी P, और रिएक्शन आर जो है वो जो कोल बार दे रहा होगा वो इस तरफ दे रहा होगा, और वेट इसका कितना है? 350, अलग अलग वेट लिया है, 2000 पाउंड ये इतने वेट आ गया। हमने क्या किया? P माइनस आर इक्वेशन लगाई और अंदर कितना आ गया? 350, 2000 मल्टीप्लाई किया, पाउंड में मैस बन गई, और एक्सेलेरेशन जो है वो कितना है? 0.098, ये देख लें। तो यहाँ से R किसके बराबर हो जाएगा? R आ जाएगा P माइनस जो है वो ये सारा रिजल्ट आ जाता है 2130.43। तो ये आंसर जो है वो आ जाता है 4869.69 पाउंड ये आ जाता है। यानी हमारा आंसर इधर कितना दिया हुआ है 3/15 का देखें तो यहाँ पे ये देखें R 4870 आता है, ये चेक करें। ये आंसर देखें कि 3/15 का आंसर आ रहा है R 4870, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है, एक्सेलेरेशन भी सही आ गया है और ये वाला भी ठीक है ना, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक हैं। आप चेक करें अल्लाह के फजल से ये चीजें, ये देख रहे हैं R 69.56 है तो ये कितना है? यानी 4870 ही है, बिल्कुल सेम आ गया। अब यही जो है वो हमने क्या करना है, हमने टग बोट ली, अगर हम कोल बैर्ज ले लें तो फिर क्या सिचुएशन आ जाएगी, या कंसीडर हम ये कर लें, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। कोल बार्ज पे क्या हो जाएगा? उस पे ट्रैक्टिव फोर्स नहीं आनी, जो 7000 पाउंड की वो फोर्स थी ना वो इधर नहीं आनी, ये वाली याद रखें, उस पर सिर्फ रिएक्शन आएगा। तो उस पर रिएक्शन ये आर हमें ये पता है लेकिन हमें पता नहीं अभी निकालना है।
और ये वेट ये आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स एम एक्स से लगाई तो आर किसके बराबर आ जाएगा, आर इस तरफ है 8000 जो है 800 उसका जो है वो वेट है, 2000 जो है वो उसकी पाउंड में आ गया, थर्ड मैस आ गई, तो ये 4869 पॉइंट ये देख लें एग्जैक्ट जो है वो दोनों के केस में 56 ये आ गया, यानी ये एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ गया हमारा। तो आप बताएं कि आप इस तरह के प्रॉब्लम होंगे तो याद रखें आप दोनों जो है ना वो पार्टिकल्स कंसीडर करके निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। सही है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप एक जो है वो कंसीडर करके रिएक्शन निकाल लें और दूसरे इसका निकाल के वेरीफाई कर लें अपने आंसर। तो अगर दोनों से सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सही है जी। अब ये गलती नहीं करनी कि आप एक से रिएक्शन निकाल के दूसरे में पुट कर दें, आपने दोनों से इंडिपेंडेंटली जो है वो निकालना है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है 15 वाले में तो बता दो, जल्दी करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो है वो इन दिस प्रॉब्लम तो आप जो है वो इसको पूछ सकते हैं जी। नो क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो, आगे आ जाएं जी। 16 प्रॉब्लम आसान सा है लेकिन मैंने इसको नहीं किया इसी वजह से आप पे छोड़ दिया है। आगे आते जाएं जी। इस पे ये प्रॉब्लम जो है 17 मैंने किया है। ये देखिए मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो मैंने किए हैं। ये सीजियम आयन इंजन वाला ये प्रॉब्लम पढ़े, इसकी स्टेटमेंट आसान सा है लेकिन आपने तवज्जो रखनी है। वो कहता ही है कि असीजियम आयन इंजन फॉर डीप स्पेस प्रोपल्शन इज डिजाइंड to produce a constant thrust of 2.5 Newton for long periods of time. If the engine is to propel a 70 megagram spacecraft on an interplanetary mission, compute the time t required for a speed increase from 40,000 kilometer per hour to 65,000 kilometer per hour। ठीक हो गया। Also find the distance s traveled during this interval. Assume that the spacecraft is moving in a remote region of space where the thrust from its ion engine is the only force acting on the spacecraft in the direction of its motion। सही हो गया ना। अब प्रॉब्लम समझ आया है या नहीं ये बताएं। वो कहता है कि इसकी थ्रस्ट कितनी है, 2.5 न्यूटन लग रही है फॉर लॉन्ग पीरियड। इफ द इंजन प्रोपेल्स, अब इस थ्रस्ट ने कितना जो है वो मतलब इंजन जिसको आगे धकेला है वो 70 मेगाग्राम स्पेस क्राफ्ट को धकेला है, तो उसके ऊपर उसका एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे आराम से। जब एक्सेलेरेशन निकल आएगा तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है। ठीक हो गया ना। हमें एक्सेलेरेशन तो हम आप वो इक्वेशन लगा लेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वहां से टाइम आ जाएगा जो कि देखो ना हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का पता है, इनिशियल वेलोसिटी का पता है, एक्सेलेरेशन यहाँ से निकल आना है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी से क्या चीज आ जाएगी, वहां से हमारे पास आ जाएगा टाइम। जब टाइम आ जाएगा तो फिर आप जो है s इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के डिस्टेंस s निकाल लेंगे। प्रॉब्लम बिल्कुल आसान सा है। अगर इसमें कोई पहले समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, क्योंकि स्टेटमेंट से आपने अंदाजा करना होता है कि सॉल्व कैसे होगा। देखिए थ्रस्ट कितनी लग रही है 2.5 न्यूटन, किस पे लग रही है 70 मेगाग्राम पे, तो एक्सेलेरेशन निकल आएगा ना F इज इक्वल टू एम में से हमारे पास निकल आएगा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जब निकल आएगा तो आपने निकालनी है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इक्वेशन लगानी है क्योंकि टाइम भी इन्वॉल्व है। तो वहां से निकल आएगा टाइम। जब टाइम निकल आएगा तो फिर आप क्या काम करेंगे, s इज इक्वल टू एस नॉट करके टाइम का भी हमें पता है और वहां से हमें एक्सेलेरेशन का भी पता है, तो हम वो इक्वेशन लगा के वहां से डिस्टेंस s निकाल लेंगे। प्रॉब्लम इतना है। आप बताएं ये ज़बानी प्रॉब्लम समझ आया है या नहीं आया। ये देखिए मैंने सॉल्व किया है और इसको देखते हैं कैसे किया है। यार ये जो सीजियम आयन इंजन वाला है ये मैंने इधर इसमें लिखा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये मैंने इधर जो है ना वो पुट करना जो है वो भूल गया हूँ, मुझे लग रहा है C17 ये 17 ये किया है, इधर ये किया है, ये देखें जी। प्रॉब्लम किया है, तवज्जो रहे आपकी। सबसे पहले हमने इस पे लगाई है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो हमने लगाई तो हमें ये देखिए ना, आप डायरेक्ट पहले लगा सकते हैं कोई मसला नहीं।
हमारे पास आ गया 65,000 फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 40 जो है वो 1000 है 80, यहाँ से a किसके बराबर आ गया 6944.445 बाई टी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने क्या निकाला कि यहाँ पे एस के अंदर जो है वो पुट किया, ठीक है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो एस की भी आ गई और वो आ गई एस इज इक्वल टू टी। ये अभी हमें सॉल्व नहीं हुई, ये देख लें इक्वेशन जो है वो काइनेमेटिक्स से पूरी सॉल्व नहीं हुई, जो कि ए और टी और एस का भी नहीं पता था, ये आ गया। अब हमने काइनेटिक्स लगाई 2.5 और 70 मेगाग्राम है, तो ये 10⁻⁶ और 10⁻³ पे या किलोग्राम में कन्वर्ट किया, एक्सेलेरेशन ए निकाला। तो एक्सेलेरेशन ए कितना आता है वो आप चेक करें कि एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू आती है, चेक करें, ये देखें, ये 3.571, ये ठीक है ना, माइनस बेस पावर 5 आ जाती है। अब हमने यहाँ से निकाल लिया, ये टाइम निकाला किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या काम किया कि यहाँ से टाइम निकाल लिया, एक्सेलरेशन का पता है, तो टाइम कितना आ गया, ये 1944, ये 4 दफा जो है ना ये 60 सेकंड इतना बनता है। सेकंड कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना, यानी तकरीबन ये 9 ये फुल इतने सेकंड्स बनते हैं। इसको फिर आपने किस पे कन्वर्ट कर लिया, यानी देखें आपको पता है कि एक दिन में कितने जो है वो सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसको आपने फिर यहाँ पे आवर में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने देखा कि एक साल में जो है वो देखें ये कितने बन गए, 54012.35 आवर्स बन गए, यानी कितने बन गए, इतने आवर्स बन गए। फिर एक ईयर में कितने होते हैं हमें पता है, 24 आवर एक दिन में होते हैं और 365 डेज होते हैं, तो कितने बन गए, 876 ईयर्स जो है ना वो बन गए आवर्स। अब हमने ये जो टोटल आवर्स बन गए ना, इनको हमने क्या है, वो जो टी है, वो जो हमारे पास आवर्स हैं उसको जो है वो इतने आवर्स पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 6.165 ईयर्स बन गए, यानी उसको 6 इशारिया जो है वो 16 जो है ना वो ईयर्स लग जाएंगे इस स्पीड को अचीव करने में, ठीक है, यानी इतना टाइम उसको लगेगा, 6-7 साल लग जाएंगे ये उसको स्पीड अचीव करने में। तो ये इस तरह सॉल्व किया। आई होप आप बाद में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी सर समझ आ गई है सर, ये ईयर्स में करना जरूरी है, ईयर में करना यार जरूरी है इसलिए है कि ये बहुत लंबा आंसर सेकंड में है ना, तो इतना जो है वो साफ ज़ाहिर आप किसी को रेफर तो नहीं कर सकते ना कि यार इतने करोड़ सेकंड, तो आपने इसको जो है वो ये इतना आंसर भी बताना कि जी 540.1 आवर्स हैं, तो हमें इससे पता नहीं चलता ना चीज़ का, हमें ईयर से अंदाजा हो जाता है कि यार 6 साल हैं तो हमें पता चल गया कि यार इतना टाइम लग गया ना, तो आपने यूनिट वो बतानी जो मुनासिब होती है निकालना है। इसलिए लॉजिकली भी ज़रूरी है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको कहें कि यार 1,94,44,460 सेकंड लग रहा है, तो ये तो अजीब सा लगेगा ना, आप उसको छोटी यूनिट